एक धड़ा सीएम के आश्वासन से सहमत था तो दूसरा धड़ा असहमत। अब इस हड़ताल को लेकर किसान दुविधा में है कि वो हड़ताल पर है या फिर नहीं। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। पूरे 2 दिनों तक सब्जी और दूध के लिए तरसाने वाले किसान हड़ताल के दौरान एकजुट थे। सारे किसान संगठन एक मोर्चे की तरह आंदोलन कर रहे थे। एक होने का असर भी दिखा। राज्य में हाहाकार मच गया। जनता त्राहिमाम कर उठी। खाने पीने के लाले पड़ने लगे। सिर्फ 2 ही दिन में हालात बेकाबू हो गए थे। सरकार के लिए इसे संभाल पाना नामुमकिन हो गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र से गुहार लगाई, लेकिन केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद किसानों को समझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई, अपील की गई, लेकिन किसान इस बार आर या पार के मूड में थे। आखिर में सीएम ने किसानों से बातचीत करने का फैसला किया, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निवास वर्षा पर देर रात किसानों का प्रतिनिधिमंडल कर्ज माफी और हड़ताल के मुद्दे पर बातचीत करने पहुंच गया। लेकिन मीटिंग की थोड़ी देर में किसानों का एक संगठन महाराष्ट्र किसान सभा का प्रतिनिधि मीटिंग छोड़कर बाहर आ गया और मुख्यमंत्री पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस धड़े को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई कि कमेटी के जरिए किसानों का चयन होगा कि किसे कर्ज माफी का लाभ दिया जाए और किसे नहीं। लोगों ने, किसानों ने संपूर्ण कर्ज मुक्ति के लिए आंदोलन किया है, लेकिन अंदर जो चर्चा हुई उसमें संपूर्ण कर्ज माफी का कोई जिक्र मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। वो गोलमाल बोल रहे हैं। वो करेंगे, कमेटी बिठाएंगे, बाद में सोचेंगे, 4 महीने के बाद करेंगे, 5 महीने के बाद करेंगे, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और बाकी के जो सदस्य है वो उसको कन्विंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर वो कन्विंस होते तो ये जो गोलमाल का जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री रख रहे हैं तो उसका हम विरोध करेंगे। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा महाराष्ट्र की जनता को आह्वान कर रही है कि वो जब तक पूरी कर्ज माफी नहीं होती, जब तक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती, तब तक वो अपना स्ट्राइक वापिस न ले, शांतता के माध्यम से अपना स्ट्राइक जारी रखे। दूसरी तरफ ज्यादातर संगठन ऐसे थे जो मुख्यमंत्री की बातों से सहमत नजर आए। मुख्यमंत्री ने भी इन लोगों का आश्वासन दिया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कर्ज माफी को लेकर था। जो किसान कर्ज नहीं भर पाए, ऐसे किसानों को सरकार मदद करेगी। उनका कर्जा राज्य सरकार की तरफ से भरा जाएगा। 5 एकराच्या आतील शेतकऱ्यांची अल्प कर्जमाफी होती, पण त्याच्यावर 10-5 गुंठे जर क्षेत्र असेल तर त्याची माफी केली जात नव्हती। म्हणून आता मुख्यमंत्री साहेबांनी निर्णय घेतलेला आहे एक 20-25 गुंठ्याच्या आत जर एखादं क्षेत्र जास्त असेल तर त्या सर्वांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळेल। या प्रकारचा निर्णय या ठिकाणी मुख्य सांगायचे विसरले, खरं त्यांचा अधिकारी माझा अधिकारी नव्हता। 31 अक्टूबर से पहले राज्य सरकार अपनी योजना लाएगी, उसे शुरू करेगी। इसके लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी किसानों से संबंधित चीजों का निर्णय करेगी। इस मुलाकात और सीएम के आश्वासन के बाद ज्यादातर किसान नेताओं ने हड़ताल के खात्मे का ऐलान कर दिया, लेकिन एक धड़े ने हड़ताल जारी रखने की बात कही है। इन सब के बीच किसान असमंजस में हैं कि उन्हें करना क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्ज माफी की बात हुई। कमेटी का गठन करने के बाद यहाँ पे किया सीएम फडणवीस ने। एमएसपी नहीं देना गैर कानूनी कहा जाएगा। कृषि मूल्य आयोग का गठन भी होगा। दूध के दाम भी तय होंगे। तो क्या कुछ और बातें रही देवेंद्र फडणवीस ने इस मुलाकात के बाद, क्या कुछ कहा, किन मुद्दों पर कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। राज्य सरकार मदद करेगी। उनका कर्जा जो है वो राज्य सरकार की ओर से भरा जाएगा। उसके संदर्भ में 31 अक्टूबर से पहले राज्य सरकार अपनी योजना लाएगी, उसको कार्यान्वित करेगी। उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी इसके बारे में सारे उसके जो नियम है और बाकी सारी चीजों का निर्णय वो समिति करेगी और उसके माध्यम से ये जो किसान आज इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क से बाहर हो गया है और वो कर्जा भी नहीं ले पाता, वो सारे किसानों को सरकार की ओर से इस माध्यम से मदद होगी कि किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलता है
तो कई बार समर्थन मूल्य से कम मूल्य में खरीद की जाती है और किसानों को इसका नुकसान सहन करना पड़ता है, और इसलिए हम विशेष कानून तैयार करेंगे, कानून में बदलाव करेंगे और समर्थन मूल्य से कम मूल्य में खरीदने पर उसको ऑफेंस के रूप में, गुनाह के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। साथ ही में ये भी तय किया है कि राज्य में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की जाएगी और 1 महीने के भीतर ये कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हम करेंगे। दूध के जो खरीद के भाव है, जो किसानों से दूध खरीदा जाता है, उसका जो भाव है, उसके जो रेट है वो भी कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी भी किसानों की मांग थी। उसको भी सकारात्मक रूप से मान्य किया गया है और 20 जून तक नए रेट का फैसला किसानों के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि और जो फेडरेशन है उसके प्रतिनिधि बैठकर तय करेंगे। तो ऐलान तो हो गया है, लेकिन किसान असमंजस में है कि क्या वो वाकई में अभी हड़ताल पर हैं या रही हैं, क्योंकि एक धड़ा जो है वो सीएम के इन दावों को मान नहीं रहा और कह रहा है कि पहले भी आश्वासन दिया गया था और इस बार भी कहीं आश्वासन न हो जाए तो जब तक संपूर्ण कर्ज माफी का ऐलान नहीं हो जाता तब तक वो आंदोलन करेंगे। फिलहाल हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन अब सवाल कई सारे खड़े हो क्योंकि केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जाता है कि वो किसानों की मदद करेंगे। लेकिन अरुण जेटली ने साफ कहा कि उनके पास कोई सरप्लस है नहीं इस अलग से कर्ज माफी के लिए, जिस तरह से यूपी में किया गया वैसे आप भी कीजिए। इन तमाम मुद्दों को चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अशोक पांडे जुड़ेंगे, संवाददाता मुंबई के, साथ ही हमारे साथ संदीप द्विवेदी होंगे, बीजेपी के नेता। स्वागत है आपका। आप तमाम लोगों के साथ हम बातचीत करेंगे और सबसे पहला सवाल बीजेपी से जुड़े होने के नाते संदीप जी आपसे, क्योंकि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, कहा यह गया है किसानों के अच्छे दिन आएंगे, अब अरुण जेटली साहब कहते हैं कि उनके पास कोई सरप्लस फंड है नहीं, राज्य अपने संसाधनों से किसानों के कर्ज माफी अगर कर पाते हैं तो करें। ये अब तो एक तरह से आप राज्य सरकारों को अपने उनके गेंद पाले में डाल दिया आप लोगों ने। नहीं, देखिए कर्ज माफी कहीं ना कहीं आप देखिए हमेशा राज्य सरकारों का ही मुद्दा रहा है। हालांकि जैसे पिछली सरकारों में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा फंड दिए हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐसा तो नहीं किया कि पूरे सभी राज्यों को इस तरह के फंड दिए हों। दूसरा, कांग्रेस की अगर आप विचारधारा को देखें तो कांग्रेस ने हमेशा अमीर किसानों को या अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब लोगों के किसानों के कंधे का सहारा लिया। उन्होंने 10 गरीब लोगों को फायदा पहुंचाया तो उसकी जगह कहीं ना कहीं 50 अमीर किसानों को भी फायदा मिला, वही पॉलिसी रही है। अब इसका एक बहुत बड़ा लॉस ये भी होता है कि अगर आप सभी किसानों का कर्ज माफ करते हैं तो कहीं ना कहीं बजट पे लोड बढ़ता है, टैक्सेस बढ़ते हैं, आम पब्लिक पे लोड बढ़ता है, और जिसकी मुझे नहीं लगता की जरूरत है। एक 4 एकड़ का या जो भूमिहीन किसान है उसका समझ में आता है कि उसको कर्ज माफी की जरूरत है, उसके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन जिसके पास 4000 एकड़ है, जो बैठ के सिर्फ अपने खेती पर राजनीति करता है, उसको मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कर्ज माफी की जरूरत है। अब वो भी सिर्फ इसलिए शामिल किया जाए कि क्योंकि वो भी एक किसान है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार आपकी बीजेपी की है, कोई दूसरे राज्य की सरकार नहीं, वो आप ही की पार्टी की सरकार है वहां पर, और लगातार वहां पर सबसे ज्यादा हालात बुरे रहे हैं, ये बात तो साफ है। तो ऐसे में केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिलकर कोई तरीका क्यों नहीं निकालती कि उनको कर्ज माफी के बाद वैसे हालत का सामना न कर पाए जैसे कि हम आए दिन सुनते रहते हैं उनकी आत्महत्या के? नहीं, देखिए महाराष्ट्र की अगर आप बात करें, जैसे मराठवाड़ा और विदर्भ में देखिए काफी आत्महत्या की घटनाएं होती थी। जब से फडणवीस जी ने चार्ज लिया है एज सीएम का, शुरुआत में कुछ घटनाएं हुई, लेकिन इसके बाद अब देखिए काफी हद तक घटनाएं लगभग बंद हो गई हैं। दूसरा, आप सबसे अच्छा किसानों का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। बीजेपी ने अगर किसानों के लिए काम नहीं किया होता तो क्यों हम मराठवाड़ा और विदर्भ जैसी जगह पे लोकल चुनाव में इतना अच्छा किसानों का सपोर्ट? वो तो इसलिए क्योंकि ऑप्शन नहीं उनके पास जनता के वास्ते। सर विपक्ष कहाँ नहीं है बताइए? जबकि महाराष्ट्र में तो शरद पवार जी हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है, तीनों बड़ी पार्टियां हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते ऑप्शन नहीं, बल्कि यह है कि कहीं ना कहीं फडणवीस जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम किया है। उन्होंने दुख दर्द सुना है, उन्होंने जो बेसिक समस्या है उन पर काम किया है। आप कर्ज माफी से ज्यादा जरूरी कि आप उसको खेत पे पानी दीजिए, उसको आप सुविधाएं दीजिए। किसान सक्षम है कि वो अपने सम्मानजनक तरीके से आपका कर्ज वापस करे, लेकिन इन सरकारों ने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। हमेशा कांग्रेस की पॉलिसी ये रही है कि लेकिन कर्ज माफी का ऐलान आपकी तरफ से किया गया था, बीजेपी की तरफ से भी किया जाता रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है ये। देखिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में आके इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। जब कर्ज किसान के खेत पे पानी नहीं है, उसको अगर यूरिया नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? किसान के पास प्रोडक्शन नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ गरीब किसान की कर्ज माफी है, अगर नहीं करोगे तो आत्महत्या करेगा। तो आपको पैरेलली कहीं ना कहीं उसके लिए वो चीजें भी इकट्ठी करनी पड़ेंगी कि उसके खेत पे पानी हो, उसको यूरिया टाइम पे मिले। चलिए, बिल्कुल। अशोक पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक,
आज हालात क्या रहे, क्योंकि अब जो खबर आई उसके मुताबिक दो धड़ों में बढ़ गए हैं जो किसानों के नेता हैं। हालात क्या है, क्या किसान अब हड़ताल पर खुद को मान रहे हैं या वो भी असमंजस की स्थिति में है कि वो हड़ताल पर नहीं होने? क्या लग रहा है किसानों को अब? बिल्कुल, अगर देखिए बात की जाए तो जो यहाँ किसान है वो दो खेमे में बढ़ चुके हैं। इसमें एक तबका ऐसा है जो इस हड़ताल को खत्म करना चाहता है, और साथ ही आज जो अगर बात करें तो वाशी मार्केट जो है जहाँ पे तकरीबन 250 से ज्यादा गाड़ियां सब्जी की आई हैं और 150 से ज्यादा गाड़ियां फल की आई हैं। लेकिन ये बता दें कि ये पर्याप्त मात्रा में गाड़ियां नहीं आई हैं। ये बहुत ज्यादा जो पूर्ति की जाती है मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों सब्जियों और फलों को लेकर के, उस मात्रा में चीजें नहीं आई हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये माना जा रहा है कि जो तबका नाराज है, जो अब तक कन्विंस नहीं हो पाया है देवेंद्र फडणवीस की बात से, वो अब भी अपनी चीजों को जो है गांव से शहर तक भेजने के लिए और जो पूर्ति की जाती है उसमें उनका समर्थन नहीं कर रहा है। चलिए अशोक, अब क्या लग रहा है हालात? क्या किसान से बातचीत हुई आपके किसानों से? वो क्या कहते हैं इस वक्त? क्या वो संतुष्ट हैं कि उनके किसान नेताओं ने यदि हामी भर लिए कि हाँ वो आश्वासन से संतुष्ट हैं? किसानों का जो पर्सनल ओपिनियन है वो क्या कहता है? इस मामले में हमने अशोक नलवे से पर्सनली भी बातचीत की और मैं जानना चाहा कि क्या उनकी इस बात को लेकर संतुष्टि है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से दूध के दाम को लेकर के 20 जून तक का समय दिया गया है और उसके बाद बाकी जो सब्जियों और जो बाकी चीजों के दाम को लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, तो सिर्फ उनका यह कहना है कि मामले को शांत करने के लिए जो मामला गरमाया हुआ है और जिस तरह का किसान जो आंदोलन कर रहा है, बस उसको उनके मुद्दों को भटकाने के लिए समय दिया जा रहा है। उसके बाद सरकार जो है सिर्फ आश्वासन नहीं देगी, इसके अलावा उनको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलेगी और ये जो चीजें हैं वो ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। उसके बाद में इस पर कोई भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाएगा और मामला ऐसे का ऐसे पड़ा रह जाएगा। बिल्कुल अशोक, लेकिन कुछ तस्वीरें जो आई हम आपको दिखाएंगे। उसकी एक रिपोर्ट हमने तैयार की है यहाँ पर, जो काफी कुछ बयां करता है कि जिस तरह से मुलाकात हुई यहाँ पर किसानों की देवेंद्र फडणवीस से देर रात हुई, जबकि उससे एक दिन पहले तक वो शांत बैठे थे और मामले को परख रहे थे। तो यहाँ पर हम जिस तरह से यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी के एक नेता भी हैं, हम चाहेंगे कि आप किसानों की तरफ से, क्योंकि आपने हालात को काफी करीब से देखा है, कुछ सवाल आप सीधा इनसे पूछे, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हमारे मेहमान हैं, तो शायद महाराष्ट्र के हालात आपसे बेहतर मैं भी नहीं जान पाऊंगा, इसलिए आप सीधा सवाल पूछिए। बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर संदीप हमारे साथ हैं। संदीप आप बताइए, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किसानों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, पानी की सुविधा करनी चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए, वो ठीक है आपकी जगह पर, लेकिन सुविधा नहीं होने के बाद में जो अब हालात बन गए हैं यहाँ पर खासकर महाराष्ट्र में, और सबसे अधिक यहाँ पे किसानों की आत्महत्या होती है, आत्महत्या करते हैं, तो ऐसे हालात में जो मुद्दे और जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था इस सत्ता में आने के पहले सरकार ने जो कहा था कि हम किसानों को कर्ज माफी और उनकी सहूलियत को लेकर के चीजें देंगे, एक तरह से अगर माना जाए तो ये फेलियर ही है, जिसकी वजह से आज किसान सड़कों पे उतर आए हैं और अपनी जो चीजें हैं, अपना जो हक मांग रहे हैं उसको लेकर के खड़े हुए हैं। तो ये कितना सही मान रहे हैं और कितना गलत मान रहे हैं, उसमें सरकार कितनी तरह से विफल रही है। मित्र, मैं इसका एक दूसरा पहलू भी आपको बता दूं। मुझे लगता है कि किसान आज बिल्कुल सरकार के खिलाफ नहीं है, किसान बिल्कुल सड़क पे नहीं है। कहीं ना कहीं जो सड़क पे हैं वो सिर्फ कुछ गुमराह किए हुए बड़े किसान हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। अगर किसान भाजपा के खिलाफ होता तो क्यों लोकल निकाय चुनाव में मराठवाड़ा जैसी जगह में जहां किसानों का दबदबा है वहां से बीजेपी निकलती है। दूसरी चीज, आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं हमारी जो स्कीम प्रोग्राम है वो बहुत स्पीड से होने चाहिए थे, लेकिन देखिए किसानों के लिए जब आप कोई प्रोग्राम लेके आते हैं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन में समय लगता है, बड़ा बजट होता है और ग्रास रूट लेवल पे बहुत बड़ी मशीनरी आपको उपयोग में लानी पड़ती है। तो उस हिसाब से अभी आप सरकार का समय देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जो सब चीजें अभी आपको देखने लगे, लेकिन इमीडिएट जो भी फडणवीस जी ने वहां किसानों के लिए किया, कहीं ना कहीं किसानों ने उस चीज को समझा और इसीलिए किसान आज भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। और मैं आपको इस चीज के लिए कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी किसानों के लिए मराठवाड़ा और विदर्भ जो जैसे जो बिल्कुल इंटीरियर और वंचित एरिया है वहां पे बहुत बड़े तौर पे काम करेगी। और बकाया जो महाराष्ट्र का किसान है, खासतौर से गरीब और छोटे किसान के लिए भाजपा पूर्ण रूप से समर्पित है। एक रिपोर्ट हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, हमने तैयार किया खासतौर से फडणवीस को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है अशोक जी, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो वहां पर हमने देखा कि फडणवीस किस तरह से नेताओं से मुलाकात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लगातार किसान नेताओं के कान में कुछ कह रहे थे। तो एक खास रिपोर्ट है, वो भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर आपको हम यहाँ पर दिखवाएं। हम चाहेंगे कि पैनल से इस रिपोर्ट को दिखाने की कोशिश की जाए कि आखिर ये क्या कुछ है मामला, कैसे एक टीजर के तौर पर, एक हम दिखाने के तौर पर यहाँ पर हमने कोशिश की है कि फडणवीस ने आखिर चाहा क्या, किसानों से बातचीत कैसे हुई, कैसे कुछ किसान राजी हो गए, कुछ किसान नेता राजी नहीं। वो हम चाहते हैं रिपोर्ट यहाँ पर दिखाया जाए।
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर आई संकट को एक बार फिर टाल दिया है। ये संकट था किसानों के हड़ताल का, जिसने 2 दिनों में ही राजधानी मुंबई को हिलाकर रख दिया। सीएम ने गुहार लगाई केंद्र से, लेकिन केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। अब जो कुछ करना था फडणवीस को ही करना था। उन्होंने हड़ताल के पहले दिन हालात को समझा, परखा और किसानों से अपील की, लेकिन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताल की वजह से आई दूध और सब्जी की किल्लत से आम लोग तो परेशान थे ही। रमजान का महीना होने की वजह से रोजेदारों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। आखिर में सीएम ने किसान नेताओं को बातचीत का न्योता दिया। बातचीत 4-5 घंटे तक चली। इसके बाद मीडिया से सीएम और किसान एक साथ मुखातिब हुए, लेकिन इसी दौरान एक दृश्य ने सबको चौंका कर रख दिया। आभारी है। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, सीएम ने किसान नेता जयाजी सूर्यवंशी के कान में कुछ कहा। देखिए, एक बार फिर से देखिए। दूसरी तरफ एक और किसान नेता था, उसके कान में भी सीएम ने कुछ कहा, लेकिन क्या कहा सीएम ने? अब अटकलें लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर सीएम ने कहा क्या। सीएम ने इन किसान नेताओं को मनाया कैसे और किसान नेता मान कैसे गए? साथ ही क्यों किसान नेताओं में फूट पड़ गई? अब चर्चा इसी बात की ज्यादा हो रही है, जिसकी पुष्टि उस दृश्य को देखकर खुद ही हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। संदीप जी भी हमारे साथ बने हुए, अशोक पांडे भी हमारे साथ बने हुए, और ये रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से वो किसान नेताओं के कान में कुछ सीएम फडणवीस कह रहे हैं। संदीप जी, क्या लग रहा है, क्या कैसे सेटिंग हुई होगी? क्योंकि फडणवीस माना जाता है कि अच्छे कूटनीतिज्ञ हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई सेटिंग वाली बात है। दूसरी चीज पंकज जी, अगर आप इस समय नेशनल लेवल पे किसानों की स्थिति देखें तो किसान बहुत इमोशनल और बहुत सीधा साधा एक नागरिक होता है। जिस तरीके से तमिलनाडु के कुछ किसान दिल्ली आए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, चूहे खाए और किस हद तक नहीं गए। जब उनकी पोल खुलना शुरू हुई तो क्या हुआ? चुपचाप भाग गए। सिर्फ उन्होंने, वहां की एक सीएम ने कह दिया कि हमने आपकी बात पे हम विचार करेंगे, और वो चुपचाप अपने घर भाग गए। जब उनके बारे में दूसरे पहलू निकल के सामने आए कि वो सब अरबपति थे, बड़े बड़े महंगे होटल से उनके पास खाना आता था और बड़ी बड़ी उनके पास व्यवस्थाएं थी, लेकिन वो यहाँ सिर्फ राजनीति करने आए। वो तो तरीका हो गया, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में किसानों की हालत बहुत अच्छी है नहीं। देखिए, वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं किसान को जानबूझ के, जो अमीर किसान है वो कहीं ना कहीं जानबूझ के राजनीति करता है। क्योंकि भाजपा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गरीब और मध्यम वर्गीय किसानों का कर्ज माफ किया गया, लोगों ने इशू बनाने की कोशिश की कि सबका माफ क्यों नहीं किया गया। भाई, सबका कर्ज माफ करके क्यों जानबूझ के आम जनता के ऊपर बोझ डाला जाए? अगर कर्ज माफी होगी तो आम जनता के ऊपर महंगाई भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मध्यम वर्गीय और गरीब किसान के लिए समर्पित है, सिर्फ उसको भड़काने के लिए कि किसान कहीं ना कहीं भाजपा से खिसके और भाजपा के समर्थन में ना आए, मोदी जी के सपोर्ट में ना आए, इसलिए जानबूझ के इस तरह की। चलिए, बिल्कुल संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक पांडे जी, आपने भी सुना, पैरल आपसे भी कंक्लूजन चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। महाराष्ट्र में क्या किसान समस्या सुलझ गई है? बिल्कुल नहीं, अभी एक कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये पूरा मामला सुलझ गया है। मामला अभी भी ये उलझा हुआ है, क्योंकि किसान जिस तरह से दो तबके में बटे हुए हैं। और बड़े ही हैरत की बात है कि संदीप जी ने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से कहा कि चीजें जो है वो मतलब सारी चीजें कर्ज माफी के बाद में काफी चीजें बदल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हीं की सरकार यूपी में भी है और योगी साहब ने सरकार आने के बाद तुरंत ही पहले कर्ज माफी का ऐलान किया था। और ये बड़े हैरत की बात है कि अभी 3 साल यहाँ बीत चुके हैं और किसानों की आत्महत्या के रेशो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। बावजूद इसके यहाँ पे सरकार कर्ज माफी के ऐलान को लेकर के काफी लंबा विचार कर रही है और उसके बावजूद अक्टूबर तक का महीना मांग रही है। उसके बाद में कह रही कि इस पर हम सही निर्णय ले पाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों को आज रोड पर। बिल्कुल अशोक, आप नजर बनाए रखें और किसानों की समस्या हम लगातार उठा रहे। एक मिशन के तौर पर हम किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को सम्मान भी चाहिए, उनका अधिकार भी चाहिए और किसानों के आय में इजाफा भी कराना जरूरी हो गया है, क्योंकि किसान लगातार खराब हो रहे हैं, उनके हाल बदहाल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पांडे आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, संदीप आपका भी। और चलते आगे दूसरी खबर की बढ़ते हैं। रायबरेली में बछड़ावा थाना क्षेत्र के इचौली गांव में एक बुजुर्ग किसान का शव संदिग्ध हालत में लटक का मिला तो हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक रामेश्वर राम इस बुजुर्ग किसान के शव को जब गांव के बच्चों ने पेड़ पर लटका देखा तो लोगों को जानकारी हुई, तब जाकर ग्रामीणों ने शव को नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जांच शुरू कर दी।
फिलहाल परिजन पूरे मामले पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। सुबह सूचना मिली, अभी गांव वालों ने जाके सूचना दिया हमें कि वहाँ पे फांसी लगा ली है रामेश्वरा में। तो हम यहाँ आए तो देखा कि बाग में लटके हुए फांसी लगी हुई थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना पे मौके पर पुलिस प्रशासन पहुँचा और लाश को सिर करा के पोस्टमार्टम के लिए भाग में थे और जब मनाई भागते देखे तो कियान तो ये देखी लो लाश फांसी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ और खबरों की। यहां पर हम कुछ खबरें और हमारे पास है किसानों से जुड़ी हुई, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमरोहा की। फटाफट अंदाज में कुछ खबरों को हम यहां दिखाने की कोशिश करेंगे। यूपी के अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन की अमरोहा इकाई ने महाराष्ट्र के किसानों के समर्थन में जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार से किसानों की समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग की है। और उनका कहना है कि अगर महाराष्ट्र के किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ तो अमरोहा के किसान सड़क उतर का आंदोलन करेंगे और दिल्ली की ओर जाने वाली खाद्य आपूर्ति की सप्लाई पर रोक लगा देंगे। अमरोहा में बिजली पानी भी ठप कर देंगे। महाराष्ट्र के किसानों के समर्थन में अमरोहा की भारतीय किसान यूनियन इकाई ने भी जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से महाराष्ट्र के किसानों को उनका हक दिए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में किसानों की समस्या का हल नहीं हुआ तो अमरोहा किसान सड़क उतर कर दिल्ली में सब कुछ खराब कर देंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता उमेश सिंह ने इस दौरान क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। तो सड़क पर बैठ कर सारी सप्लाई दिल्ली के लिए बंद की जाएगी। ना दूध जाने दिया जाएगा, ना अनाज, ना गेहूं, कुछ सब चीज बंद, ना सब्जी और बिजली की सप्लाई भी बंद की जाएगी। क्या मांग है आपकी सरकार? हमारी मांग है कि किसानों का लाभकारी मूल्य दिया जाए, किसानों के सारे कर्जे केंद्र सरकार तुरंत माफ करे जो उसका वायदा था। इस समय दोनों सरकारें, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, दोनों वायदे खिलाफी पर अड़े हुए हैं और कुंडली मार के बैठ गए। कोई किसी तरह का किसानों को राहत का। तो ये किसानों का दर्द है और किसानों का दर्द अब धीरे धीरे उबल रहा है और इसका नतीजा हमने देखा महाराष्ट्र में और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ऐसे मौके सामने आए और इसीलिए किसान अपने उत्पादों को फेंक देते हैं सड़कों पर, क्योंकि उन्हें प्रदर्शन करने का एक तरीका है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो खुद बर्बाद हो रहे हैं तो आखिर दूसरे सिर्फ आबाद कैसे रहे। और ये कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क चुका है। सरकारों को सोचना होगा और इसी मिशन को हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने खास कार्यक्रम जय किसान के जरिए। फिलहाल आज जय किसान में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। आओ बदले।